प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कि श्रोडिंगर समीकरण को हम किस प्रकार हल करेंगे किसी पार्टिकल के लिए जो वो एक विमीय बॉक्स में है। इस एक विमीय बॉक्स में कण का जो पोटेंशियल एनर्जी है, अंदर इसके पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है और कण की जो इस बॉक्स की जो दीवारें हैं उस पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो कण इससे बाहर नहीं आ सकता है। और कण इससे बाहर नहीं आ सकता तो वह केवल इसी विभव कूप के अंदर ही गति करेगा। और क्लासिकली अगर मैं देखूं तो कण के इस पूरे कूप में कहीं भी पाए जाने की संभावना समान होगी और वो क्लासिकली भी, चूँकि दीवारें अनंत ऊंचाई की हैं और कण के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए वो इन दीवारों से बाहर नहीं आ सकता है। अब क्वांटम मैकेनिकली जब मैं इस समस्या को देखती हूँ तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से हम बताते हैं कि कण की पाए जाने की संभावना इस बॉक्स में किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या करेंगे और उसकी ऊर्जा, कण कौन कौन सी ऊर्जा स्तरों में रह सकता है, उनकी ऊर्जाएं क्या क्या होंगी, उसकी भी हम व्याख्या यहाँ करेंगे श्रोडिंगर समीकरण के आधार पर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कण की दीवारें हैं, जो कण जिस बॉक्स में है उसकी जो दीवारें हैं वो अविभेद्य हैं, दृढ़ हैं और प्रत्यास्थ हैं। प्रत्यास्थ होने का मतलब ये है कि कण दीवारों से टकराने के बाद भी उसकी गति ऊर्जा वही की वही बनी रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। और चूँकि कण की दीवारें अविभेद्य और दृढ़ हैं, इसलिए कण उससे बाहर नहीं आ सकता है। अब श्रोडिंगर समीकरण की जब हम बात करते हैं तो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण लगा रहे हैं 1 डायमेंशनल, तो उनके अनुसार मेरे पास आना चाहिए डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स शुड बी इक्वल टू 0। चूँकि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है, इसलिए श्रोडिंगर समीकरण हो जाती है डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, जहाँ ई केवल कण की गतिज ऊर्जा है, क्योंकि उस पर कोई भी स्थिति ऊर्जा कार्यकारी नहीं है और कण में केवल गतिज ऊर्जा है, इसलिए हम उसको हाफ एम बी स्क्वायर से व्यक्त कर सकते हैं और जिसे हम पी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी का मान एम बी होता है। तो एम से ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो ये समीकरण ऊर्जा बन जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को जब हम देखते हैं तो ये बन जाता है पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यानी ये वाली जो टर्म हम निकालना चाह रहे हैं 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये बन जाती है के स्क्वायर के बराबर। के जहाँ क्या है, संचरण नियतांक है, वे वेक्टर है। और यहाँ पर अब मेरे पास श्रोडिंगर समीकरण बन जाती है डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब हम ये देखते हैं कि ये जो समीकरण है द्वितीय कोटि की सरल अवकलज समीकरण है, जिसको हम निम्न प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि डी टू डी एक्स स्क्वायर को मैं डी स्क्वायर मान लेती हूँ, तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा माइनस के स्क्वायर के बराबर, यानी कि आइटा के का होल स्क्वायर। तो डी का मान हो गया प्लस माइनस आइटा के बराबर। और डी चूँकि मेरे पास डेल डेल एक्स है, तो इसलिए मैं डेल साई डेल एक्स निकालती हूँ, तो वो बन जाता है प्लस माइनस आइटा के साई के बराबर। और या फिर यहाँ दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये डेल साई साई को इंटीग्रेट किया तो यहाँ ये किसके बराबर होगा, प्लस माइनस आइटा के डेल एक्स के बराबर। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा एल एन साई इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा के इंटू एक्स के बराबर। और इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास समीकरण आ जाएगा कि साई एक्स इज इक्वल टू, यानी जो श्रोडिंगर समीकरण है उसका हल मुझे मिल जाता है यहाँ से। और वो क्या मिल जाता है कि साई एक्स इज इक्वल टू ए की पावर आइटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आइटा के एक्स। अब यहाँ ए और बी में देखूँ तो ये दोनों स्वैच्छिक नियतांक हैं और इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स के मान निकालने के लिए मैं बाउंड्री और जो कंटिन्यूटी कंडीशंस मैं लगाती हूँ वेव फंक्शन पर और उसके डेरिवेटिव्स पर, उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो पहली बाउंड्री कंडीशन मेरे पास है कि साई का मान 0 होगा x इज इक्वल टू 0 पर। क्यों? क्योंकि बाउंड्री मेरे पास इनफाइनाइट हाइट की है, x इज इक्वल टू 0 पर भी और x इज इक्वल टू a पर भी। तो x इज इक्वल टू 0 पर भी और x इज इक्वल टू a पर भी वे फंक्शन वैनिश हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन अब मैं यूज़ करती हूँ। तो पहली कंडीशन जब मैं यूज़ करती हूँ कि x इज इक्वल टू 0 पर साई x 0 होगा, तो ये मान मुझे दे देता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस बी। और दूसरी कंडीशन मेरी है कि x इज इक्वल टू a पर भी, चूँकि बाउंड्री बहुत हाई पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल की है, इसलिए उसको पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता है, तो साई एक्स का मान 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो इससे मुझे मिलेगा 0 इज इक्वल टू ए की पावर आइटा के ए प्लस बी की पावर माइनस आइटा के। अब यहाँ को बी को हम पुनः माइनस ए रख देते हैं, तो 2 आइटा ए कॉमन लेके अब 2 आइटा से मैं डिवाइड भी कर देती हूँ, तो ये बन जाता है e की पावर आइटा के ए माइनस e की पावर माइनस आइटा के अपॉन 2 आइटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम e की पावर आइटा थीटा से इसे खोलते हैं
तो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये बन जाता है कॉस के ए प्लस आइटा साइन के ए, और यहाँ चूँकि माइनस है इसलिए बन जाता है कॉस के ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आइटा साइन के ए अपॉन 2 आइटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाता है 2 आइटा साइन के ए इज इक्वल टू 0। अब चूँकि ए शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ए शून्य होगा तो बी भी शून्य हो जाएगा, और ए और बी दोनों शून्य हो जाएंगे तो मेरा वेव फंक्शन वैनिश हो जाएगा, जो कि बॉक्स के अंदर ऐसा संभव नहीं है। इसलिए साइन के ए का मान हम शून्य रखते हैं, और साइन के ए का मान शून्य रखते ही के का मान एन पाई, यानी के का मान मुझे मिल जाता है एन पाई अपॉन ए, जहाँ एन का मान 1 2 3 है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने पर के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और के 0 होने का मतलब कण की गति ऊर्जा 0 होगी, और कण की गति ऊर्जा 0 को होने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कण स्थिर है पूरी समय, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कण के अंदर बॉक्स के अंदर जो कण है वो गतिमान है। अब n का ऋणात्मक होने पर भी हमें वही मान हल प्राप्त होते हैं जो कि n के धनात्मक होने पर प्राप्त होते हैं, इसलिए ऋणात्मक n का स्वतंत्र हल मुझे अलग से कुछ भी नहीं मिलेंगे, इसलिए n को मैं ऋणात्मक भी नहीं रखती हूँ और n को सिर्फ पॉजिटिव रखती हूँ 1 2 3 के बराबर। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ जाता है कि साई एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, यानी कि 2 आइटा ए साइन के ए, और 2 आइटा ए को मैं एक अनादर कॉन्स्टेंट सी मान लेती हूँ, तो ये बन गया साई एक्स इज इक्वल टू सी साइन के एक्स, जहाँ के का मान मुझे मालूम है एन पाई अपॉन ए के बराबर है। लेकिन इस सी का मान ज्ञात करने के लिए अब हम तीसरी शर्त यूज़ करते हैं, और वो ये है कि कण की प्रसामान्य जो वेव फंक्शन है उसके प्रसामान्यकरण की शर्त है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है कि साई स्टार साई या साई एक्स स्क्वायर डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1, जबकि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच है। तो जब मैं इसको हल करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा कि सी स्क्वायर यहाँ पर जो कि चूँकि मेरे पास ये इमेजनरी था 2 आइटा ये था, इसलिए इसको साई स्टार साई करते ही ये मॉडुलस सी स्क्वायर लिख दिया है मैंने इसको। तो मॉडुलस सी स्क्वायर 0 से ए, क्योंकि कण मुझे मालूम है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट की बजाय एक लिमिटेड कंडीशन में स्थित है, लिमिटेड बॉक्स में स्थित है, जिसकी डायमेंशंस हैं 0 से ए के बीच। तो इसलिए माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट को मैं रिप्लेस कर देती हूँ 0 से ए के बीच, तो ये बन जाता है मॉडुलस सी स्क्वायर 0 से ए साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब के का मान मैंने रख दिया एन पाई अपॉन ए, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं जानती हूँ, ये हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर। तो ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला मैंने त्रिकोणमिति का यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ ये दो टर्म्स इंटीग्रेशन में मिल जाती हैं मुझे, तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन डी एक्स होगी, तो ये मुझे देगा मॉडुलस सी स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिमिट 0 से ए, और दूसरे में मैं कॉस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करूँगी तो मुझे मिल जाएगा साइन 2 पाई एन एक्स अपॉन ए इंटू ए अपॉन 2 एन पाई लिमिट 0 से ए, और ये पूरे का मान क्या होना चाहिए, प्रसामान्यकरण शर्त के अनुसार 1 के बराबर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिमिट्स लगा देती हूँ, तो मिल जाता है यहाँ पे मुझे a बाई 2 सी स्क्वायर, और ये साइन 2 एन पाई और साइन 0 दोनों ही चूँकि 0 होते हैं, इसलिए मॉडुलस सी का मान मुझे मिल जाता है, कॉन्स्टेंट सी का मान मुझे मिल जाता है √2 बाई ए, और इसलिए मेरे पास जो बॉक्स के अंदर कण है उसके लिए तरंग फलन मुझे मिल जाता है √2 बाई ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स के बराबर। और अब यहाँ n का मान जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे मुझे साई 1 साई 2 यानी डिफरेंट वेव फंक्शंस n के डिफरेंट वेव मानों के लिए मुझे मिलते हैं। और यहाँ पर मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कण की दीवारों पर सदैव क्या बनता है, क्योंकि एक वेव ट्रैवल कर रही है तरंग से, कण से हमने जो बॉक्स में एक कण है उस कण से मैंने वेव जोड़ी है, तो उसके वेव नेचर को समझें अगर हम, तो एक वे में बॉक्स की दीवारों पर सदैव निस्पंद ही बनेगा। निस्पंद हम जानते हैं वो बिंदु जिन पर की आयाम न्यूनतम हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर 0 से a परास में निस्पंदों की संख्या n-1 होती है, और इस बॉक्स में जो सहचारी तरंग बनेगी उसकी तरंग दैर्ध्य का मान 2 पाई अपॉन जो k है वो बराबर होगा 2 पाई अपॉन a के। और यहाँ से अगर हम चलें तो जो a का मान होगा वो n लैम्डा अपॉन 2, यानी कि a का मान हो सकता है लैम्डा बाई 2 के बराबर, लैम्डा के बराबर, 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर, डिपेंडिंग अपॉन n का मान 1 है, 2 है या 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ये इस चित्र में n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 के लिए डिफरेंट वेव फंक्शंस को यहाँ दिखाया है। उसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जब n इज इक्वल टू 1 होता है तब उस स्थिति में मैं बताती हूँ कि आपके पास n इज इक्वल टू 1 होने पर मैं अब इसमें निकालना चाहती हूँ, तो वेव फंक्शन मुझे मिलता है √2 अपॉन ए साइन पाई अपॉन ए एक्स, और साई 2 का मान मिल जाता है √2 अपॉन ए साइन 2 पाई अपॉन ए इंटू एक्स। यहाँ पे
फर्स्ट वेव फंक्शन की जो निर्भरता है वो है साइन पाई बाई ए इंटू एक्स पर, और साइड 2 की निर्भरता है 2 पाई अपॉन ए इंटू एक्स पर। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो ये 3 पाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वेव फंक्शन मुझे ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये देखना चाहती हूँ, जहाँ मेरे पास आयाम न्यूनतम है वो सारे निस्पंद बिंदु हैं, जहाँ आयाम अधिकतम है वो सारे बिंदु मेरे पास विस्पंद बिंदु हैं, या प्रस्पंद बिंदु जिस भी हम इन्हें कहते हैं, एंटी नोड्स हैं ये। अब नोड्स कहाँ बनेंगे, एंटी नोड्स कहाँ बनेंगे, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर आपके पास प्रायिकता घनत्व 0 हो जाएगा तो वो सारे बिंदु निस्पंद होंगे। तो nवीं क्वांटम अवस्था के लिए इन पर साइन एन एक्स का मान 0 हो जाएगा, और साइन एन एक्स का मान 0 होने का मतलब साइन एन पाई अपॉन ए एक्स का मान 0 होगा, और एन पाई एक्स अपॉन ए का मान मुझे मिलेगा 2p पाई के बराबर, यानी p का मान होना चाहिए 0, 1, 2 से लेकर n तक, यानी x का मान जब पी ए अपॉन एन होगा, जब जो स्थिति है कण की उसका मान अगर पी ए अपॉन एन के बराबर है तो मुझे वो बिंदु क्या मिलेंगे, निस्पंद बिंदु मिलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि n इक्वल टू जब मैं 1 रखती हूँ तो 0 से a बॉक्स की स्थिति में निस्पंद बिंदु कहाँ कहाँ बनेंगे, एक तो 0 पर बनेगा और a पर बनेगा। यहाँ मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि 1 रखते ही ये 2a हो जाएगा और 2 बॉक्स की मेरी लिमिट नहीं है, इसलिए 2 ही निस्पंद बिंदु मुझे मिलेंगे 0 और a पर। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फिगर में कि 0 और a पर क्या बन रहा है, निस्पंद बन रहा है। अब n इक्वल टू 2 मैं लूँ तो n इक्वल टू 2 में बॉक्स पर निस्पंद कहाँ कहाँ बनेंगे, 0 पर बनेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो a बाई 2 पे बनेगा, यहाँ 2 रखूँगी तो a पर बनेगा। तो ये पूरी लिमिट यहाँ मेरे पास ख़त्म हो गई है बॉक्स की। तो 3 निस्पंद बिंदु बनेंगे n इक्वल टू 2 पर, 0 पर, a बाई 2 पर और a पर। तो यहाँ पर भी यहाँ साफ दिख रहा है मुझे फिगर में कि n इक्वल टू 2 पर 3 निस्पंद बिंदु, 0 पर, 2a बाई 4 का मतलब a बाई 2 पर और ये a पर। तो 3 निस्पंद बिंदु मुझे n इक्वल टू 2 के लिए मिल रहे हैं। इसी तरह n इक्वल टू 3 के लिए अगर मैं देखूँ तो 0, a बाई 3 का मतलब 2a बाई 6 भी मैं उसे लिख सकती हूँ। यहाँ हो जाएगा 2a अपॉन 3 यानी 4a अपॉन 6, और यहाँ 2a अपॉन 3 लिखूँगी तो यानी a। तो यहाँ लिमिट मेरी ख़त्म हो गई। तो 1, 2, 3, 4 निस्पंद मुझे मिलेंगे। तो ये 4 निस्पंद मैं यहाँ देख रही हूँ कि n इक्वल टू 3 के लिए एक 2a बाई 6 पर दूसरा, तीसरा 4a बाई 6 पर और चौथा a पर बन रहा है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 निस्पंद मुझे n इक्वल टू 3 के लिए मिल रहे हैं। तो n इक्वल टू 1 के लिए निस्पंद बना 1, n इक्वल टू 2 के n इक्वल टू 1 के लिए जो मेरे पास निस्पंदों की संख्या थी वो थी 2, और n इक्वल टू 2 के लिए हो गई निस्पंदों की संख्या 3, n इक्वल टू 3 के लिए निस्पंदों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4। तो इसमें से अगर मैं ये देखूं कि जो ये परमानेंटली निस्पंद बन रहे हैं 0 और a पर, अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो n इक्वल टू 1 पर 0 से a के मध्य, 0 और a पर तो निस्पंद बन रहा है, ये परमानेंट हम देख रहे हैं, लेकिन इनके मध्य अन्य कोई निस्पंद यहाँ नहीं बना है। और n इक्वल टू 2 पर मैं देखूँ तो ये एक निस्पंद बना है केवल, और n इक्वल टू 3 पर देखती हूँ तो ये 2 निस्पंद बने हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि x इक्वल टू 0 और a को छोड़कर जब मैं बात करती हूँ निस्पंदों की, तो बॉक्स के अंदर जो निस्पंदों की संख्या बनती है वो बनती है n-1 के बराबर। अब मैं बात करती हूँ एंटी नोड्स की, विस्पंदों की संख्या की बात करती हूँ। तो विस्पंदों की संख्या में अगर हम देखें तो प्रायिकता घनत्व या साई एक्स का मान क्या हो जाना चाहिए, अधिकतम हो जाना चाहिए, इसलिए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए का मान 1 होना चाहिए। तो साइन एन एक्स का मान मुझे मिलता है √2/a के बराबर, और जो कंडीशन मुझे मिलती है निस्पंदों के लिए वो मिल जाती है कि एन पाई अपॉन ए का मान 2p + 1 a बाई 2 के बराबर होना चाहिए, जहाँ p का मान 0, 1, 2 लेकर n तक है। तो x का मान, इसका मतलब किस किस स्थिति पर विस्पंद बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे, 2p + 1 a अपॉन 2n पर बनेंगे, यानी कि x इक्वल टू a अपॉन 2n, x इक्वल टू 3a अपॉन 2n, x इक्वल टू 5a अपॉन 2n, x इक्वल टू 7a अपॉन 2n, इन सब पर क्या बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे। तो n इक्वल टू 1 पर मैं अगर देखती हूँ तो प्रथम विस्पंद बनेगा a बाई 2 पर। तो यहाँ पर ये विस्पंद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मध्य में ये विस्पंद है, यहाँ पर साई का मान अधिकतम है तो साई स्क्वायर का मान और भी अधिकतम हो जाएगा। तो कण के पाए जाने की संभावना क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। कहाँ पर, x इक्वल टू a बाई 2 पर। और n इक्वल टू 2 पर जो विस्पंद है वो कहाँ कहाँ बनेगा, तो यहाँ हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये बन जाता है a बाई 4,
ये बन जाता है 3a/4। और यहाँ मैं नहीं रख सकती क्योंकि रखते ये 1 से ऊपर चला जाएगा, a से ऊपर चला जाएगा, यानी कण के बाहर हम बॉक्स के बाहर आ जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए n=2 पर बॉक्स के अंदर 2 विस्पंद बनते हैं, a/4 पर और 3a/4 पर, जो यहाँ हमने दिखाए हैं a/4 और 3a/4 पर। और n=3 पर विस्पंद बनते हैं a/6 पर, 3a/6 पर और 5a/6 पर बनेंगे, यानी 3 विस्पंद बनेंगे। तो यहाँ पर ये 3 विस्पंद यहाँ दिखाए गए हैं, a/4 पर, 3a/6 पर और 5a/6 पर। a/6, 3a/6 और 5a/6 पर ये विस्पंद बनते हैं, यानी वो बिंदु हैं ये जिन पर कि कण के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। अब मूल अवस्था में अगर हम देखें तो कण की जो अधिकतम प्रायिकता की स्थिति है वो a/2 पर है, और जो प्रथम उत्तेजित अवस्था है जो कि n=2 है, उस पर अधिकतम प्रायिकता a/2 पर ना होकर किस पर मिलती है, a/4 और 3a/4 पर होती है। तो यानी मूल अवस्था में जहाँ कण के पाए जाने की अवस्था अधिकतम थी, वहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में कण के पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। इस प्रकार ये क्लासिकल से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लासिकली हम कह रहे थे कि कण की हर जगह पाए जाने की संभावना समान होती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली मुझे अलग अलग स्थितियों में कण के पाए जाने की संभावना अलग अलग बिंदुओं पर मुझे अलग अलग मिलती है। तो ये हमने देखी किस प्रकार से हम प्रस्पंदों और विस्पंदों के आधार पर कण के पाए जाने की संभावना को, कण के वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि इस 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए किस प्रकार से हम ऊर्जा स्तरों को और ऊर्जा के क्वांटाइजेशन की व्याख्या करते हैं। धन्यवाद।